नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो भी हमारे लाइव में आज जुड़ रहे हैं। मैं जिस घड़ी का इतने दिन से हम लोग को इंतज़ार था वो घड़ी अब आ ही गई है और वो घड़ी है बसंत पंचमी की। मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी 14 तारीख का, क्योंकि मुझे उस दिन कवि सम्मेलन का आयोजन करना था। तो मैंने आज उसका जो है पैम्पलेट बाँट दिया है। जिन लोगों को भी उसमें शामिल होना होगा वो अपना नाम और फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। कहीं और मत भेजिएगा, जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ लोग भेज देते हैं मैसेज में और वहाँ भेज देते हैं फेसबुक ग्रुप में। तो फिर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं और मैं भूल जाती हूँ। कुछ लोग जो है सोचते हैं कि मैम इग्नोर, मतलब मुझे सोचते हैं कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, उनका मैसेज देख नहीं रही हूँ। पर मैं आपको बता दूँ, मेरे पास इतने सारे काम रहते हैं ग्रुप में पूरा मैनेज करना, यहाँ पे पूरा मैनेज करना। तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे कि मैं वहाँ मैसेज बॉक्स में जाके देखूँ। फिर इतने सारे मैसेज पड़े रहते हैं कि उतना पता भी नहीं चलता है किसका मैसेज था किसका नहीं। तो कोशिश करिए कि आप मुझे जो है सार्वजनिक रूप से टाइमलाइन पे या फिर जो पोस्ट रहती है पोस्ट में कमेंट में, उसके कमेंट में मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे पता चल जाता है। पर मैसेज बॉक्स में पता ही नहीं चलता कि किसका मैसेज आया किसका नहीं। तो जिनको भी कभी सम्मेलन में शामिल होना है वो व्हाट्सएप पे अपना फ़ोटो और नाम और फ़ोटो भेज देंगे। अच्छा, और मैं आज यहाँ इंस्टाग्राम पे लाइव में ये बताने आई थी कि हमारे जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे साहित्यकार मैंने देखे हैं, वो छोटे-छोटे बच्चे हैं बहुत सारे। सुधीर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार हैं। राम राम सुधीर जी। तो बहुत सारे साहित्यकार हैं और जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, मतलब बड़े तो हैं ही, पर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी मतलब नवोदित साहित्यकार हैं और जो ज़्यादा मतलब उनकी एज भी नहीं है, वो बस अभी शुरू ही किए हैं अपना साहित्य का सफ़र। तो वो लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है यहाँ पे हो तो पहले तो स्कैम वगैरह जो आजकल हो रहे हैं ना साहित्य के क्षेत्र में, इससे बच के थोड़ा रहो। क्योंकि लोग पैसे के चक्कर में बहुत फँसाते हैं कि आपको फ़ेमस कर देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ों से बच के। और दूसरी बात, जो हमारे इंस्टाग्राम पे छोटे बच्चे हैं नवोदित साहित्यकार, मतलब इतने भी छोटे नहीं हैं, पर ये है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे साल के हैं, तो अभी वो शुरू ही कर रहे हैं। तो उनमें एक लगन है कि हम जल्दी से फ़ेमस हो जाएँ और हमें कोई साहित्य के क्षेत्र में फ़ेमस कर दे या कोई मंच हमें फ़ेमस कर दे। तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ही फ़ेमस होगे, अचानक से नहीं हो जाओगे। और जो होता है कि आपने सुना ही होगा कि हर चीज़ में जो परफ़ेक्शन आता है वो जो है रोज़-रोज़ उसे करने से आता है, अभ्यास करने से आता है। अचानक से कोई परफ़ेक्ट नहीं हो जाता है। तो मैं यही कहने आई थी कि हमारे जो छोटे मतलब साहित्यकार हैं, नवोदित साहित्यकार हैं, युवा साहित्यकार हैं, आप लोग थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिए और थोड़ा दिमाग से मतलब समझदारी से काम लीजिए। ऐसे ही किसी के ही चक्कर में मत फँस जाइए, नहीं तो फिर आपका साहित्यिक सफ़र वो जो होता है ना, अगर ज़्यादा स्कैम होने लगता है और ज़्यादा धोखा होने लगता है तो आदमी जो है हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और कहता है कि फिर उसके मन में एक आ जाता है ना कि यार बार-बार जो है मेरे साथ ऐसे स्कैम हो रहा है, धोखा हो रहा है, मैं नहीं लिखूँगा। तो फिर वो लिखना बंद कर देता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग जो छोटे नवोदित साहित्यकार हैं, जो अभी साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ ही रहे हैं, वो इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरा दोस्त गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो जो नवोदित साहित्यकार है वो इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि तुरंत ही आप जो है सफलता नहीं पा लेंगे। बहुत सारे मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार भी जुड़े हैं, आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने अपने जीवन भर में पहले जो है वो किया है, मतलब अपनी जो अपना सरकारी नौकरी करी है, वो भी ऐसी-वैसी सरकारी नौकरी नहीं, बहुत बड़े-बड़े पोस्ट पे, बहुत अच्छे-अच्छे जो है सरकारी कर्मचारी और बहुत मतलब कि नेवी रिटायर, आर्मी रिटायर ऐसे लोग भी हैं। और अब वो लोग साहित्य के क्षेत्र में आके लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है बस अभी 25 साल के हैं, 24 साल के हैं, 20 साल के हैं और आप साहित्य के क्षेत्र में आए और आप तुरंत कल ही फ़ेमस हो जाओगे किसी को पैसा देके, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही फ़ेमस हो जाते हैं, पर ये होता है ना, फ़ेमस होने के लिए आपकी जो रचना है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें बहुत दम होना चाहिए। ऐसा लिखो, इतने दिल से लिखो, इतने मन से लिखो, इतनी सच्चाई लिखो, तब आदमी फ़ेमस होता है। इस तरह फ़ेमस नहीं होता है किसी ने आपसे पैसे लिए और आप फ़ेमस हो गए। तो मैं यही कहना चाहती थी हमारे नवोदित और युवा साहित्यकारों से कि आप पैसे के चक्कर में अपना टैलेंट मत बेच देना, नहीं तो फिर आपको हताशा, निराशा होगी और बार-बार स्कैम होगा तो आपको फिर लगेगा
अब जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब मैं आई थी ना इस क्षेत्र में, तो मुझे भी कई लोगों ने जो है बोला पैसे के लिए। तो शुरू-शुरू में मेरे पास इतना एक्सपीरियंस था नहीं, मुझे पता था नहीं कि भई ये पैसे से होता है कि फ्री में ऐसे। अब मैंने पैसे दे दिए, उसके बाद मुझे हताशा-निराशा, मैंने एक जगह अपनी पोएट्री बुक छपवाने के लिए, मतलब उसने बोला 99 रुपए में वो बुक छाप देगा। अब मैंने दे दिए और उसने मेरी बुक नहीं छापी। और भी बहुत सारे लोग थे मुझसे पैसे लेके, किसी ने 19,000 लिए, किसी ने 5,000 लिए, किसी ने 2,000 लिए। तो ऐसे लेके और फिर मेरा काम नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि ये तो मतलब, एक होता है ना कि जब नहीं होता है काम तो आदमी को हताशा होने लगती है, निराशा होने लगती है। तो फिर मुझे भी ऐसा होने लगा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन शांत रह के देखा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, इस क्षेत्र में चल क्या रहा है। तब मुझे पता चला कि यहाँ पे 2 टाइप के लोग हैं। एक वो हैं जो आपको साहित्य के क्षेत्र में अच्छी जगह बनाने के लिए आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं, और एक वो हैं जो खाली बिज़नेस करने के लिए आपको ढूँढ रहे हैं कि कोई भी जो है उनका उनके चक्कर में फँस जाए, कोई भी नया, और फिर जो है वो उसको आराम से लूट सके। मैंने तो बहुत सारे साहित्यकारों को देखा है, वो रोज़ अपनी बुक खरीदते हैं, मतलब हर दिन, हर महीने अपनी बुक जो है, अपनी रचना बुक में देते हैं और उसे खरीदते हैं, और फिर एकदम गर्वित होके उसे शेयर करके बताते भी हैं कि देखो मेरी छपी है। अब मैं बता दूँ, मेरी 500 से ज़्यादा रचनाएँ, 500 नहीं 1000 से ज़्यादा रचनाएँ छप चुकी हैं। किसी ने पढ़ा? कोई नहीं पढ़ता। मेरे पास तो कुछ लोग आते भी हैं, पूछते हैं। मैंने कहा भई जो है मेरी रचना कोई पढ़ नहीं रहा, और लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे कि मतलब छपवा के, मतलब होता है ना कि दिखाते हैं लोग, मेरी छप गई है, खुद ही शेयर करते हैं कि देखिए मेरी बुक छपी है, मेरी ये छपी है, मेरी वो छपी। मैंने कहा मेरी भी छपी है, लेकिन मैं आज तक कभी बोली नहीं किसी को, और किसी को पता भी नहीं है मेरी इतनी छपी हुई है या इतना यहाँ-वहाँ। तो इस तरह के स्कैम में फँसने से अच्छा है कि आप जो है अपना जो है दिमाग से और ध्यान से काम लें, और इस तरह के स्कैम में ना फँसें। अब मैं एक दूसरी बात और बता दूँ कि साहित्य के क्षेत्र में ज़रूरी नहीं है कि आप जो है, 1 मिनट मैं सबके कमेंट पढ़ देती हूँ। सुधीर जी कह रहे हैं राइट, रिंकी जी भी कह रही हैं राइट, प्रतिमा जी कह रही हैं गुड आफ्टरनून, दिव्यांजलि जी गुड आफ्टरनून, प्रतिमा जी आपका स्वागत है। मेरा दोस्त पुष्कर जी कह रहे हैं उसके आने का इंतज़ार बेहद है हमको, उससे प्यार बेहद है, वक्त लगा दिया उसने आने में हमारे पास, डर है कहीं मौत ना आ जाए उससे पहले, उससे मिले बिना मौत का डर बेहद है। बिल्लू, हम शायरी, हाँ मैंने पढ़ दी आपकी शायरी। आपका, मेरी आवाज़ मोटी पतली हो रही है? अरे कोई बात नहीं, वो थोड़ा हो जाता है। हाँ, शायरी लिखा मैंने, पढ़ दिया। तो मैं कह रही थी, तो अब मैं आगे बताऊँ कि साहित्य के क्षेत्र में आपको किस टॉपिक पे लिखना चाहिए। अब जैसे मेरा खुद का मंच है श्री राम साहित्य सेवा संस्थान, और इससे पहले भी मेरा नारी तो नारायणी मंच था। तो मैंने इन दोनों मंच में जो है अपनी भारत देश के संस्कृति से जुड़े हुए जो दिवस त्योहार होते हैं उस पे ही मैं प्रतियोगिता करती हूँ। और मैं तो इंतज़ार करती हूँ हर महीने एक नया दिवस आए, एक नया त्योहार आए, उस पे प्रतियोगिता रखी जाए। अब मेरे जो मंच है, मेरे मंच पे नवोदित साहित्यकार और बच्चे जो हैं, मतलब छोटे बच्चे, वो नहीं जुड़ते, क्योंकि उनकी ऐसी सोच है कि साहित्य में मतलब ये सब ज़रूरी नहीं होता है। साहित्य का मतलब होता है कि आप लिखो, जैसे प्रेम पे लिखो, दर्द पे लिखो, उनको मतलब एक टॉपिक कोई दे दिया गया, विषय दे दिया गया, उस पे लिखो। तो मैं आपको बता दूँ, हम जो रोज़ सुबह सरस्वती वंदना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और ये जो वो सारे मंत्र हैं, दोहे हैं, और हम जो वो करते हैं, अरे वो रामायण जो पढ़ते हैं, ये सारी साहित्यिक विधा में ही लिखी हुई है। और इससे इससे आपको पता ही है इसको लिखने में कितना, इसको पढ़ने से कितना वो मिलता है, बल मिलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि साहित्य के क्षेत्र में अगर आप आए हैं तो आप इंग्लिश में ही लिखो तो ही आप साहित्यकार बन पाओगे, या फिर आप किसी अदर टॉपिक पे लिखो तो ही आप साहित्यकार बन पाओगे। साहित्य के क्षेत्र में आने के लिए कोई भी टॉपिक चुन सकते हैं आप, जो है भगवान से जुड़े जितने भी नाम हैं उनको चुन के उन पे लिख सकते हैं। हमारे जो त्योहार और दिवस है उन पे लिख सकते हैं। आखिर ये सब भी तो, और मानवता से जुड़े बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे टॉपिक हैं, आप उन पे लिख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि इन सब से हट के ही। मुझे तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया, मतलब मैंने जब बताया कि मेरे मंच पे प्रतियोगिता है, आपको शामिल होना है तो हो जाओ। आपको जो है क्षेत्र मिल रहा है, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है अपना जो है, अपना प्रदर्शन, अपना जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। तो लोगों का ऐसा कहना था, ऐसा मानना था, मतलब उनकी ऐसी थिंकिंग थी। अब जैसे कोई साफ तो कहता नहीं है, कुछ लोग साफ कह देते हैं पर कुछ नहीं कहते। तो उनका ऐसा कहना था कि नहीं, यहाँ पे तो भगवान से जुड़े, और ऐसा लग रहा है कोई धार्मिक
धार्मिक कार्य हो रहा है, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। मैंने कहा धार्मिक इसमें क्या, साहित्य साहित्य होता है और साहित्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग टॉपिक होते हैं, किसी पर भी लिख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर कोई इंग्लिश में लिख रहा है तो ही वो राइटर बन पाएगा, या फिर कोई इनसे मतलब कि धार्मिक टॉपिक से हट के लिख रहा है तो ही वो राइटर बन पाएगा। एक राइटर जो होता है, असली राइटर होता है, जैसे कहते हैं ना एक सिंगर होता है, या तो वो हर गाना गा सकता है, एक असली सिंगर। तो उसी तरह राइटर भी जो होता है वो हर टॉपिक पे, हर विषय पे, हर उस पे लिख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पे ही लिखे तो ही वो अच्छा राइटर माना जाएगा। कुछ लोग तो इंग्लिश को भी बड़ा महत्व देते हैं कि हम इंग्लिश के राइटर हैं तो हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, और जो हिंदी के राइटर हैं वो हमसे कमतर हैं। ऐसा नहीं है। भारत देश में तो हिंदी अपनी मातृभाषा से तो सबको प्यार होना ही चाहिए। मैं तो इसीलिए हिंदी को ही बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, तो मेरे जितने भी नवोदित साहित्यकार जुड़े हुए हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी में, मतलब कि मंच की इंस्टाग्राम आईडी में, मैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि आप भी हाँ, अपने देश के, अपने भारत देश के और अपनी संस्कृति के जो त्योहार और दिवस हैं, उनका सम्मान करिए और उस पर लिखिए, और अपनी अपनी जो सोच है उसको थोड़ा और बढ़ाइए, और ऐसा कुछ करिए कि हमारा भारत देश गर्वित हो, और हमारे भारत देश के साहित्य के क्षेत्र में आप कुछ क्रांति लाइए अपने लेखन कार्य से, जिससे पढ़ने वालों को लगे कि हाँ भाई, ये सब भारत के राइटर हैं। जैसे हम दूसरे देशों के और दूसरी भाषाओं के राइटर को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं ना, उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे भी जो राइटर हैं, हमारे भारत देश के राइटर हैं, वो हमारी भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में इतना अच्छा साहित्य लिखें, इतना अच्छा साहित्य लिखें कि देश-विदेश में उसका नाम हो, और उसके बाद लगे कि उसकी जो है, मतलब हमारे भारत से ही कोई एक ऐसा राइटर हो जो भारतीय भाषा में अपने साहित्य को लिखे, और फिर उसका और अदर लैंग्वेज में अनुवाद हो, अदर देशों में अनुवाद हो, तब जाके लगेगा कि हाँ, ये भारत है। जैसे मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, ऐसे मैं चाहूँगी कि हमारे जो साहित्यकार हैं, जो अभी छोटे हैं और बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे साहित्य के क्षेत्र में, वो कुछ ऐसा करें अपनी हिंदी भाषा में ही कि लोग गर्व करें, और उनकी पुस्तकें जो है देश के अलग अलग, मतलब कि पूरे भारत सॉरी विश्व के जितने भी देश हैं, जितनी भाषाएँ हैं, उसमें प्रकाशित हो। तो मैं ये चाहती हूँ, जो आप जो है एक ही पे रह के मत रह जाइए। रिंकी जी कह रही हैं, सही कह रही हैं महोदया, शुक्रिया रिंकी जी। मुझे ज्ञानियों ने लगातार सलाह दी कि कुछ शाश्वत लिखो, ऐसा लिखो जो अमर रहे। ऐसी सलाह देने वाले कभी के मर गए, मैं ज़िंदा हूँ, क्योंकि मैं आज लिखता हूँ, कल मर जाता हूँ। लेखकों को मेरी सलाह है कि ऐसा सो। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं भी वही कह रही हूँ कि लिखो तो अपनी भाषा, पहली बात तो अपनी भाषा में लिखो, और इतना बढ़िया लिखो कि उसका ट्रांसलेशन अदर भाषा में हो। ये नहीं कि आप इंग्लिश में लिख रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कि अरे मैं तो भारतीय हूँ, मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं बहुत अच्छा साहित्यकार हूँ, अब उसका ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेज में हो रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। आप अमीश त्रिपाठी को देखो, वो इतना बढ़िया लिखते हैं, आप उनको देखो। जो अभी जिनकी स्टोरी पे वो बना था, थ्री इडियट मूवी बनी थी, उनकी नॉवल पढ़ो। उन लोगों ने हिंदी में ही लिखी, इंग्लिश में नहीं, हिंदी, हाँ हिंदी में भी लिखा, और इतना बढ़िया लिखा है। तो इस तरह के साहित्यकार मुझे, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे मंच से इस तरह के साहित्यकार निकले जो अपनी हिंदी भाषा से प्यार करते हुए उसमें बढ़िया साहित्य लिखें, और वो देश विदेश में जो है फेमस हो जाए। एक शायरी मेरे दोस्त ने पोस्ट करी है, वो पढ़ती हूँ। जो जिंदा है वो आज है, कल के ख्वाबों की आवाज़ है। जिंदा है शब्द आज भी, कल भी, हम तो बस सुकून तलाशते हैं शब्दों को पिरोने में। वाह, बहुत खूब। अच्छा, अब मैं और दूसरी बात बता दूँ, साहित्यकारों का साक्षात्कार। मैंने अब तक 3 या 4 साक्षात्कार लिया है, मतलब कि अकेले ही लिया है। जो साथ में हुआ था वो सामूहिक रूप से, उसका तो उतना नहीं मुझे एक्सपीरियंस रहा। लेकिन जो मैंने अकेले लिया, जैसे सबसे पहले मैंने रेखा खींची जी का लिया। मैं आपको बता दूँ, वो भारतीय महिला की तरह, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा उनका साक्षात्कार लेके। उनके सर पे पल्लू था, मांग में सिंदूर था, और गले में जो है मंगलसूत्र था, और उसके बाद वो साहित्य के क्षेत्र में वो अपना साक्षात्कार दे रही थी घर में बैठ के, और इतना अच्छा लग रहा था उनका साक्षात्कार लेके। वो लग रहा था कि हाँ, ये एक भारतीय महिला है जो अपने जो है घर वालों का, तो मतलब अपने ससुराल वालों का तो सम्मान कर ही रही है, अपने पति का भी सम्मान कर ही रही है, उसकी भी जो वो होते हैं
इज्जत, उसकी भी इज्जत का ख़्याल है ही उसे, और उसके साथ-साथ वो जो है साहित्य के क्षेत्र में भी इतना अच्छा काम कर रही है, इतना बड़ा काम कर रही है। तो ऐसी महिला होनी चाहिए, वो थी एक भारतीय महिला, एक सच्ची भारतीय महिला जो संस्कारों से पूरी तरह से भरी हुई थी। और मेरा क्या पुष्कर जी पूछ रहे हैं लिली कहाँ है? लिली है नहीं, वो रात में आई थी। लिली मेरी बिल्ली का नाम है। वो रात में आई थी, फिर वो सुबह चली गई घूमने कहीं। तो उसका ऐसा ही है, वो शाम को आती है, लिली मेरी बिल्ली है वो शाम को आती है, खेलती कूदती है, फिर चली जाती है, फिर रात में आती है, रात भर रहती है, फिर सुबह फिर घूमने चली जाती है। हाँ, तो मैं कह रही थी रेखा कीची जी का। फिर दूसरा साक्षात्कार मैंने लिया उषा जी का, वो भी इतनी सनातनी महिला, मतलब मतलब कि जैसे भारतीय सनातन संस्कार जो होते हैं वो उनके बचपन से ही उनको मिले थे। इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, और उनको भजन कीर्तन करना, और एक तो वो मल्टी टैलेंटेड, मतलब उन्हें हर चीज़ आती थी, हर चीज़ आती है। आप उनका देखिएगा, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है उनका साक्षात्कार, उसमें देखिएगा उन्हें हर चीज़ आती है। तो और वो गृहिणी भी हैं, घर का काम भी करती हैं, घर में भी सब कुछ देखती हैं, उसके बाद ब्यूटी पार्लर भी जाती हैं, और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना उसको बढ़ावा दे रही हैं, अच्छा लिख रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जो महिलाएँ भी जुड़ी हैं ना, वो ये ना बोलें कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, घर में बच्चे हैं, तो पति हैं, तो काम करना है, ये करना है, वो करना है। देखो बहाने बहुत होते हैं। आदमी अगर कुछ करना चाहे तो वो जो है बहानों के बीच में टाइम निकाल के कर सकता है, और जिसको नहीं करना है वो बहाने ही बनाता रह जाता है ज़िंदगी भर। बहुत सारी महिलाएँ मैंने देखी हैं, वो कुछ करती नहीं हैं, बस जो काम करती हैं और उसके बाद एकदम तंग सी रहती हैं, इरिटेट सी रहती हैं, झल्लाई सी रहती हैं। तो आप झल्लाई रहती हो, इससे अच्छा है, मतलब जो महिलाएँ ऐसे होती हैं, तो इससे अच्छा है आप अपना जो आपको पसंद है वो काम करो, आप उसमें आगे बढ़ो। तो इससे होता है मन को शांति मिलती है। वो कहते हैं ना, हमारी जो फ़ेवरेट हॉबी होती है उसे करने से हमें थोड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो इसीलिए जो महिलाएँ, पुरुष तो करते ही हैं, वो तो पुरुष तो अपने आप को बिज़ी रखते ही हैं, इसलिए मैं पुरुषों के लिए कुछ नहीं कह रही। वो तो सुबह जो है सो के उठते हैं, काम-वाम करते हैं ऑफ़िस में, और उसके बाद घर आते हैं, फिर थोड़ा जो है उनको टाइम मिलता है तो वो अपना काम, अपना लिखना-विखना भी कर लेते हैं, तो उनका हो जाता है। पर ये महिलाएँ जो होती हैं, इनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। तो वैसे मेरे साथ कुछ महिलाएँ ऐसी हैं, जैसे रेखा कीची जी हैं, वो अपना सारा कुछ मैनेज करके रखी हैं। उषा जी हैं, वो अपना सारा कुछ मैनेज करके रखी हैं, घर भी, जॉब भी, लिखना भी। और तो और भी बहुत सारी महिलाएँ हैं, मैं अभी उनसे मिली नहीं हूँ, पर जैसे होंगी, मतलब मेरे मन से तो जुड़ी होंगी, पर मैं अभी पर्सनली उनको जानती नहीं। जिस दिन मैं जानूँगी उनका भी नाम लूँगी, अभी तो मैं 2 को ही जानती हूँ, तो मैं उनका ही बता रही। मैं एक और शायरी पढ़ती हूँ, मेरे दोस्त ने पोस्ट करी है। सोचता हूँ उसको तो रो पड़ता हूँ, उसकी बचकानी हरकतों में उसके साथ खो पड़ता हूँ। जिस्म से जान है तो आवाज़ है, वो बात नहीं करती तो जिंदा कब्रिस्तान हूँ। रिंकी जी कह रही हैं सहमत हैं आपकी बात से। हाँ जी, शुक्रिया रिंकी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बातों को इतने जो है अच्छे से सुना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बता दूँ, 2 साहित्यकारों का बता दी अरे 2 साहित्यकारों का बता दिया मैंने जिनका साक्षात्कार लिया। अभी उसके बाद मैंने उनका क्या नाम है, प्रोफ़ेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी का साहित्यकार भी कर लिया, और उसके बाद जो है अभी आगे मैं आसिका रेसू जैन का साहित्यकार लेने वाली हूँ 15 तारीख को, और उसके बाद उनका रंजना बिनानी काव्या जी का, और उसके बाद भी 2 साहित्यकार हैं, अभी उनका नाम मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत दिन है। तो इस हफ्ते मैं आसिका रेसू जैन जी का साक्षात्कार लूँगी, और साथ में एक उसके बाद शनिवार को रंजना बिनानी काव्या जी का। यहाँ पे मेरे दोस्त ने कमेंट किया है, किसी को जादू से ठीक करना है तो 100 रुपए में ठीक हो सकता है। तो अगर कोई जो है ठीक होना चाहता है, मतलब उसकी कोई कहीं पेन हो रहा है, कहीं कुछ दर्द हो रहा है, तो वो अगर चाहता है कि डॉक्टर की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, तो वो मुझे मैं डायरेक्ट मैं डीएम कर देगा, मतलब डायरेक्ट मैसेज कर देगा, मैं उसे बता दूँगी ये किस तरह का है, और अगर काम नहीं किया ये, तो आपके पैसे जो है वापस हो जाएँगे। और हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगा। आसिका कह रही हैं, थैंक यू मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी। आसिका जी, आपका हमेशा बहुत-बहुत स्वागत है। अच्छा, हाँ, तो मैं बता रही थी 2 साक्षात्कार, उसके बाद प्रोफ़ेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी का साक्षात्कार। वो भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और उन्होंने मुझे बताया वो 50 सालों से लिख रहे हैं, और उनका लेक्चर, मतलब वो डेली अपना लेक्चर आके 5:30 बजे मंच के फ़ेसबुक ग्रुप पे देते हैं। आप वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर वो देते हैं। इतना ज्ञानवर्धक रहता है और इतना सुनने लायक रहता है, मतलब आज के टाइम के हिसाब से वो एकदम अपडेट हैं। कहते हैं ना कि हम लोग कि जो बूढ़े लोग हैं वो
पुरानी सोच के होते हैं, पुरानी सोच रखते हैं, आज के हिसाब से वो नहीं चलते हैं। पर मैं अब आपको बता दूँ, शरद सर बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। वो जो है एकदम आज की सोच के इंसान है, मतलब वो हैं काफ़ी एजेड, पर उनकी सोच आज की सोच के हिसाब से ही है। वो आज की सोच के हिसाब से मतलब आज के बच्चों के लिए जो सही चीज़ें हैं, जो सही सोच है, उस पे वो लेक्चर देते हैं। तो आप उनका लेक्चर भी ज़रूर सुनिएगा। वैसे तो मैं उनके लेक्चर को अभी जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, जिससे कि सब लोग को मिल जाए एक जगह। वहाँ पे खोजना पड़ता है तो मिल नहीं पाता है। मेरा दोस्त कह रहा है अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसे ठीक करता हूँ। हम अभी बताओ कैसे ठीक किए हम। अच्छा, वो असल में मेरे जो है दर्द हो रहा था, मेरे मेरे पेट में दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो उसने पता नहीं कैसे क्या जादू किया और वो मेरा पेट दर्द सही हो गया। तो ये काफ़ी मतलब मेरे लिए काफ़ी नया एक्सपीरियंस था कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, पर सच में हो गया। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन मेरे हाथ में दर्द हुआ, उसने वो भी सही कर दिया। मतलब एक होता है ना कि ये कह सकते हैं कि आप जो है अंधविश्वास फैला रही हैं या आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं इतना आज के पढ़े-लिखे ज़माने में। पर ये ऐसी बातें नहीं है, ये सच में बहुत सोचने वाली बात है कि उसने सच में करके दिखाया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसने करके दिखाया है। ये सारे दर्द सही करके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर किसी और को भी इस तरह कुछ अपना डॉक्टर के इलाज से नहीं सही हो रहा है और उसे अपना दर्द सही करवाना, हाँ, सर दर्द भी हो रहा था। मेरे जो है एक साइड सर में बहुत कभी-कभी दर्द होने लगता है, काफ़ी मोबाइल चलाने या काम करने की वजह से, तो उसने वो भी सही कर दिया और मेरे लिए ये बहुत काफ़ी रोमांचक था कि कैसे कर दिया। मतलब आज के ज़माने में इस तरह की बातें तो आदमी कहेगा कि ये अंधविश्वास है या ऐसा होता नहीं है, पर उसने सच में कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रही थी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनको कुछ ऐसा करवाना हो, मतलब मैं दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी को करवाना हो तो ₹100 में जो है वो आपका दर्द सही कर देगा और आपका डॉक्टर का पैसा भी बच जाएगा। और अगर नहीं होता है सही तो आप पैसे अपने वापस ले लेना। हम इसका दावा नहीं करते और हाँ, मैं अपने मंच के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ और ना ही किसी तरह की ऐसी बातें कर रही हूँ जो नकारात्मकता फैलाए। तो आप लोग इसे पॉज़िटिव ही लीजिएगा। अगर नहीं होता है ऐसा कुछ सही तो फिर आप जो है इसमें ज़्यादा मत सोचिएगा। बाकी मेरा जो कहना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही था कि उसने सही करके दिखाया था और मेरा सही हो गया था, इसलिए मैं बता रही। बाकी आप मेरी बातों को नेगेटिव और अंधविश्वास फैलाने के उसमें मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऐसा कोई पर्पस भी नहीं है। तो मैं शरद जी के बारे में बता रही थी। शरद सर, उनका साक्षात्कार, वो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आप उनकी रचनाएँ पढ़िए, इतनी अच्छी हैं। उनसे मतलब इतनी प्रेरणा मिलती है। मैं तो कहूँगी कि आज के बच्चों को देखना चाहिए कि वो लोग ऐसे कहते हैं ना कि अरे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो पुरानी बातें करेंगे, ऐसा नहीं है। शरद सर ऐसी कोई भी बात नहीं करते। अब इसके बाद मैं आशिका जैन जी का लूँगी साक्षात्कार, तो मैं उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि उनके साथ मुझे कैसा लगा। और उसके बाद रंजना जी का भी जब लूँगी तो उनका भी मैं शेयर करूँगी कि उनके साथ मुझे कैसा लगा, कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और क्या मेरा दोस्त कह रहा है, सर में दर्द ठीक किए थे हम, हाँ सही किया था। हम किए थे दर्द फिर ठीक किए थे, हाँ वो भी किया था। दर्द हम किए थे फिर ठीक किए थे, हाँ, हाँ वो भी आपने ही किया था, याद है मुझे। आपने मुझे शायरी लिख के नहीं दी ना, कल शायरी देना चाहिए था तो मैं शायरी भी पढ़ती। तो जो है अब जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनसे एक बार फिर से बता दूँ जाते-जाते कि परसों शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। गूगल मीट पे होगा वो, जिसको भी जुड़ना होगा मतलब जिसको भी कवि सम्मेलन में आना होगा, वो अपना और नाम और वो क्या कहते हैं फ़ोटो आज ही दे देगा, आज ही लिया जाएगा। फ़ोटो और नाम अपना व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देगा। व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए भेजेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे मैसेज रहते हैं, मैं देख नहीं पाती हूँ, तो मुझे दिक्कत होने लगती है, भूल जाती हूँ। तो लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे इग्नोर कर रही हैं मैम, ध्यान नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं कह रही कि आप लोग जो है अपना यहाँ पे देके अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं फिर वो नेगेटिव सोचने लगते हैं ना कि मेरे ज़्यादा घमंड आ गया है या मैं ध्यान नहीं दे रही, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे मैसेज रहते हैं ना तो मैं भूल जाती हूँ, बहुत सारे सर्टिफिकेट काम ये वो रहता है, मैं भूल जाती हूँ और कोई बात नहीं होती। आज टॉमी गिरा दिया, मेरा दोस्त कह रहा है आज उसको टॉमी गिरा दिया था। हम बिल्लू ने हमारा रजाई फाड़ दिया है, आज तो हम साफ सफाई कर रहे हो। ठीक है, आप ये सब करिए, आप ये सब यहाँ बता रहे हैं लाइव में, जो लोग देख रहे होंगे वो भी क्या सोचेंगे कि ये क्या ही बात, मतलब क्या ही बात बता रहे हैं। शायरी दीजिए, लिख के शायरी पढ़ते हैं ना।
तो अच्छा, फिर अब मैं चलती हूँ। कल शाम को मैं फिर आऊँगी लाइव। कल हमारे साथ आशिका रेसू जैन जी लाइव में रहेंगी, वो अपना काव्य पाठ करेंगी और उसके बाद 15 तारीख को इनका साक्षात्कार भी यहीं इंस्टाग्राम पे लाइव ही होगा। तो जो भी लोग आज जुड़े थे वो सब जो है कल भी जुड़िएगा और फिर उसके बाद 15 तारीख को भी। अब मैं जय श्री राम। आप मुझे शायरी, मेरे दोस्त से कह रही है पुष्कर जी, आप मुझे शायरी लिख के दीजिए तो मैं पढ़ूंगी ना। कम से कम 10 शायरी तो आपको देनी ही पड़ेगी। एक दो शायरी पढ़ने में मज़ा नहीं आती, तुरंत ही लाइव ख़त्म करना पड़ता है। 10 शायरी दीजिए तो मैं 10 शायरी एक साथ पढ़ूंगी, फिर मज़ा आएगी।